तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न है, आतिशबाजी में रंग उत्पन्न करने के लिए किस तत्व का उपयोग करते हैं? आतिशबाजी में रंग किसकी वजह से रंग, आप देखते हो ना शादियों में जो आतिशबाजी होती है उसमें कई रंगीन होते हैं, तो किसके कारण होता है? तो उसका सही कारण क्या है? तो उसका कारण है स्ट्रोंशियम और बेरियम, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आतिशबाजी में रंग उत्पन्न करने के लिए हम स्ट्रोंशियम और बेरियम का उपयोग करते हैं। स्ट्रोंशियम और बेरियम का उपयोग जब हम करते हैं तो यहाँ से हरा रंग बनता है, इतनी बात को आप ध्यान रखें। और अगर नारंगी रंग बनाना हो तो फिर हम उसमें प्रयोग करते हैं कैल्शियम का। इसमें तो ऑप्शन है नहीं, लेकिन आपको पता कैल्शियम का उपयोग नारंगी रंग के लिए किया जाता है। और पीला रंग बनाना हो तो फिर सोडियम का उपयोग करते हैं। तो अगले सवाल पे आते हैं। ये हमारा नेक्स्ट सवाल हो गया। अगले सवाल में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? इसको मिलाना है आपको। रिनहोल्ड मेसनर कंप्यूटर तकनीक से जनक हैं, हार्ले शैपली खगोल विज्ञान के जनक, ग्रेगर मेंडल अनुवांशिकी सिद्धांत दिया, और गॉडफ्रे हाउसफील्ड सिटी स्कैन के जनक हैं। तो इसमें कौन सा गलत है आपको ये बताना है। तो बताएं, तो इसका गलत आंसर कौन सा है? तो इसका गलत आंसर है पहला। रिनहोल्ड मेसनर कंप्यूटर के जनक नहीं है। रिनहोल्ड मेसनर पर्वतारोही हैं, बाकी सभी सही हैं। जैसे कि हार्लो शैपली खगोल विज्ञान के जनक हैं, ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था, और गॉडफ्रे हाउसफील्ड सिटी स्कैन के जनक माने जाते हैं। तो इतनी बात को आप याद रखें। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा गया है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? यानी यूएसए का संविधान से क्या लिया गया है भारत के संविधान में, ये आपको बताना है। कानून का शासन, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या रीडेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो बताएं क्या लिया गया है? तो भारतीय संविधान में यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकारों को, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही है क्या? बी। मौलिक अधिकारों को लिया गया है भारतीय संविधान में अमेरिका से। और भी कई बातें अमेरिका से ली गई हैं अगर आपको पता हो, जैसे कि मौलिक अधिकार तो लिया गया है, एक लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन भी अमेरिका से लिया गया है। अगला है संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत भी अमेरिका से ही लिया गया है। न्यायपालिका और उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उन पर महाभियोग भी चलाने की प्रक्रिया अमेरिका से ही ली गई है। और राष्ट्रपति पर जो भी महाभियोग की प्रक्रिया है वो सभी कहाँ से ली गई है? यूएसए यानी कि अमेरिका से। मेरी तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ है, इसलिए हो सकता है कि आवाज़ में आपको थोड़ा सा चेंज नज़र आए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, ये एक न्यूमेरिकल है। विद्युत परिपथ में 10 मिनट में प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलाम है। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट द्वारा उपयोग की गई विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। धारा निकालनी है आपको। आपके पास समय दिया है, आपके पास कूलाम दिया हुआ है, यानी आवेश की मात्रा दी गई है, आपको धारा का पता लगाना है। तो हम निकालते हैं। न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं? तो देखें, न्यूमेरिकल लगाना है आपको। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है, फार्मूला होता है Q बराबर आई टी। Q बराबर आई टी, आपको I निकालना है यानी धारा। तो ये हो गया Q अपान टी। Q कितना दिया है? 300 कूलाम। समय कितना है? 10 मिनट। सेकेंड में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 360 से भाग दे देंगे, और तो कितना हो गया? 00 से 0 कट गया है। 3 दूना 6 यानी 0.1/2 1/2 आ जाएगा। 1/2 का मतलब 0.5। अब आप अपना आंसर देख लें तो पता लग जाएगा आपको। तो ऑप्शन देखें, तो ये है आपके ऑप्शन 2 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, या 5 एम्पियर, या 0.2 एम्पियर। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, 0.5 एम्पियर। समझ गए होंगे कैसे लगाया गया इसको सवाल को। अगला सवाल आ गए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? ये जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं उन्हें तो पता ही है, अभी जल्दी पढ़ाया गया था, आपको पता भी है। आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है फलों को पकाने में। ये बताना है, फलों को पकाने में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं ये बताएं आप।
इस सवाल का आंसर आप खुद देंगे कमेंट के अंदर, ये वाले सवाल का आंसर कमेंट में दें। अगला सवाल है, भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में है, यानी भरतपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये बताना है। तो कहाँ है, आपने पढ़ा ही होगा, कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा या तमिलनाडु। तो भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ पर है, तो इसका सही आंसर है भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी है राजस्थान के अंदर। भरतपुर कहाँ पे, राजस्थान के अंदर भरतपुर सेंचुरी है। इतनी बात को आप याद रखें। एक बात को और बता देता हूँ कि आप याद रखें कि भरतपुर की जो स्थापना है, भरतपुर की स्थापना की थी राजा बदन सिंह ने। भरतपुर की स्थापना किसने की थी, राजा बदन सिंह ने। इतनी बात को याद रखें। भरतपुर में एक पक्षी अभ्यारण्य जिसको कहते हैं घाना पक्षी अभ्यारण्य, घाना पक्षी अभ्यारण्य भी कहाँ पे है, भरतपुर के अंदर है। इतनी बात को आप ध्यान रखें। आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में पूछा गया था, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण क्या है, यानी जो महासागर में ज्वार भाटा आता है वो किस कारण से आता है, ये बताना है आपको। तो ज्वार भाटा क्यों आता है, सूर्य के प्रभाव से, पृथ्वी के घूर्णन गति से, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्री बल तथा अपकेंद्री बल से। तो इसका सही आंसर क्या है, ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर तो आपको पता ही होगा कि जब जो ज्वार भाटा आता है तो सूरज और चंद्रमा के प्रभाव के कारण ही ज्वार भाटा आता है। इसका मतलब हो गया, इसका आंसर नंबर 3 हो गया इसका सही आंसर। आबू का जैन मंदिर किससे बना है, जो माउंट आबू के जैन मंदिर है वो किससे बना हुआ है, बालू पत्थर से, चूना पत्थर से, ग्रेनाइट से या संगमरमर से। जो माउंट आबू का जैन मंदिर है वो किससे बना हुआ है, तो माउंट आबू का जो जैन मंदिर है वो बना हुआ है सफ़ेद संगमरमर से, यानी इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 डी। यानी कि जो माउंट आबू आपने पता होगा, दिलवाला जैन मंदिर का नाम सुना होगा, तो माउंट आबू वहीं पर बना हुआ है, इसको दिलवाला जैन मंदिर भी कहते हैं। याद रखना कि जो दिलवाला जैन मंदिर है वो आदिनाथ को समर्पित है। जैन महापुरुषों में एक महापुरुष है जिनका नाम है आदिनाथ, तो ये किसको समर्पित है, आदिनाथ को समर्पित है, ये बात को ध्यान रखें। अच्छा, एक बात और याद रखें, इस मंदिर को किसने बनवाया था, तो इस मंदिर को जो चालुक्य वंश था, चालुक्य वंश के राजा जो थे उनका नाम था चामुंडा राय। चामुंडा राय के मंत्री थे जिनका नाम था बिमल पाल। चामुंडा राय के मंत्री का नाम था बिमल पाल नाम था। उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था, जो कि जैन धर्म का प्रमुख मंदिर है। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं हम। ये अगला सवाल आपसे न्यूमेरिकल में पूछा गया है, तो बताएं आप। 8 ओम, 4 ओम और 12 ओम मूल्य के प्रतिरोध समांतर परिपथ में जुड़े हैं, परिपथ में कुल तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ये बताना है। तो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे आप, समांतर में लगा हुआ है तो समांतर में 8, 4 और 12 ओम। तो आपको फार्मूला पता है, कैसे निकालते हैं, 1/R रेजिस्टेंस कर लो यहाँ पर, और R1, R2, R3 यानी 1/8, 4 और 12 है, 1/8, 1/4 और 1/12, 1/12। इसको हल करेंगे तो उत्तर आपको पता लग जाएगा। तो आप अगर एलसीएम लेना चाहें तो 24 एलसीएम लीजिए। 8 त्रिक 24 प्लस 4 छंग 24 और 12 दूनी 24, यानी कि 6 3 9 2 11/24, 11 बटे कितना हो गया 24 बराबर 1/R के। अब इतना आप कैलकुलेट कर लेना। मेरा पैड अभी नहीं आ पाया है, जब पैड आएगा तो मैं पूरा करके बताऊंगा। आप इसको जब हल करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, ऑप्शन दिखाता हूं मैं। जब आप इसको हल करेंगे इस तरह से तो आपके ऑप्शन आ जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 2.1। उम्मीद है आप लोग अभी थोड़ा सा मेरी परेशानियों को समझ पाएंगे, क्योंकि पैड मिलना थोड़ा सा मुश्किल भी है और इसका प्राइस भी थोड़ा सा हाई है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से सेटल करने के लिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मीठे स्वाद की अनुभूति के जिह्वा पर स्वाद केंद्र स्थित होते हैं, यानी जो जीभ होती है, जीभ के किस हिस्से से मीठेपन का अनुभव होता है, मीठा स्वाद किस हिस्से से आता है, अग्रभाग पर, आधार पर, मध्य भाग पर या पृष्ठतल पर, ये बताना है आपको। याद रखें कि जो मीठापन है, मीठापन जीभ के आगे भाग से देखा जाता है, अग्रभाग से। मीठापन जीभ के अग्रभाग से देखा जाता है
और जो कड़वापन होता है वो पृष्ठ तल यानी कि किनारे, जीभ के किनारों से, सॉरी हाँ, जीभ के पृष्ठ तल से देखा जाता है खट्टा, और मध्य भाग पर हम देखते हैं उसका जो कड़वापन होता है, कड़वापन मध्य भाग से भी आता है। तो इतने सवाल को आप याद रखें। अगला सवाल है हमारा, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? जल का घनत्व कौन से तापमान पर अधिकतम होता है? ये सवाल मैंने आपको होमवर्क दे देना है, आप बताएं। आसान सा सवाल है, किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिकतम होता है? अगले सवाल पे आते हैं हम। अगले सवाल में, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि क्या हो जाता है? जब आप पानी में मिट्टी का तेल डालते हैं, मान लीजिए कि ये पानी भरा है और पानी में अगर आप मिट्टी का तेल डालते हैं तो पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, यानी वो पतला हो जाता है, और जो पानी के ऊपर मच्छरों ने अपने अंडे दे रखे होते हैं वो पानी में डूब के मर जाते हैं। ये समझ गए? तो यही पूछा है कि मिट्टी का तेल डालने में क्या होता है, तो आप बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लार्वा पानी में डूब जाते हैं, मच्छर के जो अंडे होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं, इससे मर जाते हैं, यानी इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखते हैं, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? नकदी फसलों को बढ़ाना, दालों को बढ़ाना, खाद्यान्नों को बढ़ाना, या ज्वार बाजरा आदि को बढ़ाना? इसका सही आंसर क्या था? आपको ये बताना है कि नकदी फसलों का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आपको हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो याद रखें, हरित क्रांति 1966 और 67 में चलाई गई थी और इसका प्रमुख उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना। आपको पता होना चाहिए कि हरित क्रांति की वजह से भारत में गेहूं का उत्पादन 500% बढ़ गया था। गेहूं का उत्पादन 500% बढ़ गया था। और याद रखना, अगर से पूछे कि हरित क्रांति की जन्म स्थली भारत में किसे कहा जाता है, हरित क्रांति की जन्मस्थली किसे कहते हैं, तो याद रखना, जो बरेली के अंदर पंतनगर विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय है, उसे हरित क्रांति की जन्मस्थली भी कहा जाता है। इतनी बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल फिर से हमारा न्यूमेरिकल है। एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता की गणना करें। तो बताएं, अगर फोकस यानी आपके पास जो फोकस है यानी एफ का मान दिया हुआ है तो उसकी पावर की आप गणना करें। तो बताएं कैसे निकालते हैं इसको। तो यानी पावर यानी पी निकालना है तो निकाल देते हैं। तो कैसे निकालते हैं? पी बराबर होता है फार्मूला 1/f सेंटीमीटर में। तो P1 नीचे कितना दिया था? 25 सेंटीमीटर के लिए हम 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 बना देते हैं। तो 25 चौक 100, यानी कितने डायोप्टर हो गया? 4 डायोप्टर, यानी इसका सही आंसर होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे, एक डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 3 डायोप्टर या 4, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही क्या हो गया? 4 डायोप्टर। उम्मीद है समझ पाए होंगे कैसे लगा है। पित्त जमा होता है, पित्त कहाँ पे जमा होता है? पित्त जमा होता है पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में या प्लीहा में। तो पित्त हमेशा जमा होता है पित्ताशय के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल को आते हैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एडीबी का मुख्यालय कहाँ पे है ये बताना है आपको। नई दिल्ली, टोक्यो, कोलंबो या मनीला। तो आपको पता ही है कि जो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है वो है मनीला में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। याद रखें कि जो एशियाई विकास बैंक है एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी और एडीबी का मुख्यालय आपको बता ही दिया फिलीपींस मनीला के अंदर है। एक बात को ध्यान रखें, फिलीपींस जो एडीबी का मुख्यालय, एडीबी का हेड होता है, एडीबी का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा जापान देश का होता है। एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष हमेशा जापान का होता है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा 65% हिस्सेदारी है वो जापान की है। चलो ऑप्शन में आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि एडीबी का इस समय अध्यक्ष कौन है। समझ गए बात को? एडीबी का अध्यक्ष बताएं मुझे। अगला सवाल, अगले सवाल को बताएं। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 1 अप्रैल, 23 अक्टूबर, 15 मार्च या 5 दिसंबर?
कब होता है उपभोक्ता दिवस? तो आपको पता है उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता दिवस हम मनाते हैं 15 मार्च को। उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 14 अप्रैल को आपको पता है भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती होती है। 18 अप्रैल को मनाया जाता है क्या? विश्व विरासत दिवस। और पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। इतनी बात को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो लाइन शब्द का उपयोग किया जाता है या फ्री थ्रो लाइन दिया जाता है? फ्री थ्रो लाइन किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है। बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन या क्रिकेट, क्या सही है इसके अंदर? तो फ्री थ्रो लाइन दिया जाता है बास्केटबॉल में, यानी इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, बास्केटबॉल से संबंधित है फ्री थ्रो लाइन, बास्केटबॉल में दी जाती है। इतनी बात को ध्यान रखें। बास्केटबॉल एसोसिएशन की स्थापना 1932 में हुई। इतनी बात को ध्यान रखो। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया आपसे, देश के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के प्रकाशकों की शीर्ष संस्था भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी, भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यानी बताइए, भारतीय INS भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी की अध्यक्ष कौन है ये बताना है। अकिला उरानकर, DD पुरकायस्थ, मोहित जैन या राकेश शर्मा? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अकिला उरानकर। अकिला उरानकर बनी है भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी की अध्यक्ष। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम अपने। ये एक इक्वेशन दी गई है, अभिक्रिया दी गई है, आपको बताना है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बताएं आप किस प्रकार की अभिक्रिया है। थोड़ा सा मैं फिगर को बड़ा कर दूं जिससे आपको थोड़ा सा आसानी हो। आप बताएं तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। Fe + CuSO4 और इधर लिखा है FeSO4 × Cu। किस प्रकार की अभिक्रिया है? विघटन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, विस्थापन या दहन अभिक्रिया क्या है? तो आपको पता है यहाँ पे देखिए आयरन है और यहाँ पर कॉपर सल्फेट है। यहाँ पे देखें कॉपर सल्फेट यहाँ था और कॉपर सल्फेट यहाँ है। यानी आप देखें आयरन के साथ तो सल्फर जुड़ गया है और क्या हुआ है कि सल्फर निकल गया है कॉपर से, यानी एक दूसरे का क्या कर दिया इसने। फिर से ध्यान से देखिए, FeCuSO4 तो क्या बन गया है? FeSO4 + Cu। तो देखें Fe अकेला था लेकिन Fe के साथ SO4 आ गया है। यहाँ पे Cu के साथ SO4 था, अभी ये अलग हो गया है। यानी इन दोनों ने अपने स्थान को चेंज कर लिया है। और जब अभिक्रिया में दो चीज़ें अपने स्थान को चेंज कर लें देखें तो उस अभिक्रिया को कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। यानी इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3, विस्थापन अभिक्रिया। जब दोनों तत्व अपने स्थानों को चेंज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। यानी ऑप्शन नंबर C इसका है सही। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माण के लिए जून 2017 में किस समिति का गठन किया गया था? यानी जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें कौन सी समिति को बनाया गया था ये बताना है आपको। तो उस समिति का नाम था डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति। यानी ऑप्शन नंबर C सही है। अगला सवाल है, हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति पुनर्निर्वाचित किए गए थे। वे किस राजनीतिक दल से थे? हरिवंश नारायण सिंह किस पार्टी के थे? आपको ये बताना है। तो कौन सी पार्टी के थे? तो वो पार्टी थी जदयू, जनता दल यूनाइटेड। यानी ऑप्शन नंबर C। सरबत दा भला ट्रेन किन दो स्थानों के बीच चलाई जाएगी ये बताना है आपको। तो सरबत दा भला जो ट्रेन है वो चलाई जा रही है नई दिल्ली और लोहिया खास यानी पंजाब तक। यानी ऑप्शन नंबर इसका सही हो गया है ऑप्शन A। अगले सवाल की तरफ आते हैं हम। अगले सवाल में पूछा गया था कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का रैंक क्या है? 140, 84, 177 या 145? तो आपको पता है 2020 के अनुसार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक है 84। अच्छा, क्या बता सकते हैं कि भारत की रैंकिंग 2021 में कितनी है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 2021 में कितनी है ये बताएं आप। और उम्मीद करते हैं आप लोग चैनल को सपोर्ट जरूर कर रहे होंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मैं नहीं कहता हूं,
लेकिन आप लोग करते ज़रूर होंगे, और ना किया हो तो कर लें और चैनल को आगे बढ़ाते रहें। अगला सवाल है, भारत की सबसे धनी महिला रोशनी नादर, भारत की सबसे जो अमीर महिला है, क्या नाम है उनका? रोशनी नादर, किस कंपनी की अध्यक्षा बनी है? रोशनी नादर कौन सी कंपनी के अध्यक्ष हैं? भारत की सबसे धनी महिला, अगला सवाल है, भारत की सबसे धनी महिला रोशनी नादर किस कंपनी के अध्यक्ष बनी है? टीसीएस, एचसीएल, विप्रो या सत्यम? तो भारत की जो सबसे अमीर आदमी महिला है उनका नाम है रोशनी नादर, और वो अध्यक्ष हैं एचसीएल कंपनी की, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका है सही, है एचसीएल कंपनी की अध्यक्ष बनी है। अगला सवाल, एफएटीएफ का फुल फॉर्म बताएं आप। एफएटीएफ आपको पता है ना, कई देश एफएटीएफ की लिस्ट में पड़े हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है, तुर्की भी है और बहुत सारे देश हैं। तो आप बताएं कि एफएटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एफएटीएफ का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी ऑप्शन नंबर डी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मतलब होता है एफएटीएफ का फुल फॉर्म यह है। अगला सवाल है, अगला सवाल में दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल कहाँ बनाया जा रहा है? सीएनजी टर्मिनल कहाँ बनाया जा रहा है? सूरत, भावनगर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर। तो दुनिया का पहला जो टर्मिनल बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है भावनगर, गुजरात के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। अगला है, सुरंगा बावली को 2020 में किस में विश्व स्मारक निगरानी सूची में स्थान दिया गया था? ये कहाँ से है? सुरंगा बावली का संबंध कौन से राज्य से है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड या तमिलनाडु? तो याद रखें, सुरंगा बावली है कर्नाटक के अंदर, यानी इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारतीय रेलवे की घोषणा के अनुसार किस देश के साथ पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाई जाएगी? पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन किस देश के साथ चलाई जाएगी ये बताना है। नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका। जहाँ गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई बातें हैं वहाँ यह ट्रेन जाएगी। तो इसकी शुरुआत की गई है नेपाल से। आपको पता है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक गांव में नेपाल में हुआ था। तो पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन जो चलाई गई वो कहाँ पे चलाई गई? नेपाल के अंदर। अगला सवाल, अगले सवाल में पूछा गया है कि जल संरक्षण नीति सुनिश्चित या लागू करने वाला, जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? बिहार, कर्नाटक, मेघालय या तमिलनाडु? जल नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो जल नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना था मेघालय, यानी सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। तो अगले सवाल में आपसे पूछा गया था कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है? 17 समूह जो है उसमें क्या क्या नहीं है, कौन सा नहीं आता ये बताना है आपको। तो आपको पता है 17 नंबर जो हैलोजन गैसें हैं, हैलोजन में कौन कौन सा नहीं आता आपको पता है उसमें क्लोरीन, फ्लोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्राडीन आता है, लेकिन आर्गन गैस नहीं आती है। यानी जो समूह 17 है उसमें क्या नहीं आता है? आर्गन। उसमें क्या क्या आता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्राडीन, ये सब आते हैं, लेकिन आर्गन नहीं आता। चलो आप बताओ मुझे कि आवर्त सारणी में किस समूह में आर्गन रखा गया है? आर्गन कौन से समूह में है ये बताना है आपको। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग में स्थित होते हैं। जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनका प्रजनन भाग किसमें स्थित होता है? तना, पुष्प, जड़ या पत्तियां? तो आपको पता है एंजियोस्पर्म पौधों को हिंदी में क्या कहते हैं? पुष्पोद्भिद, यानी इसमें जनन अंग होते हैं किसमें? पुष्प के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन बी इसका है सही आंसर। अगला सवाल है सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस अनुपात में किस अनुपात के मिश्रण को एक्वारेजिया या अम्लराज कहा जाता है? कौन से अनुपात में मिलाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को? बताओ। तो याद रखें नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक का, नाइट्रिक अम्ल का 1 अनुपात और हाइड्रोक्लोरिक का 3 अनुपात क्या कहलाता है? एक्वारेजिया या इसे कहते हैं अम्लराज। यानी इसका सही आंसर क्या हो गया? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। अगले सवाल में पूछा गया आपसे
संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी? संपूर्ण क्रांति की जो विचारधारा है वो किसने दी थी? तो याद रखें, संपूर्ण क्रांति की विचारधारा का संबंध है जयप्रकाश नारायण से। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। 1974 के आंदोलन में जब इमरजेंसी लगाने की कोशिश कर रही थी इंदिरा गांधी, तब ये चलाया गया था। अगला सवाल हमारा है, अल्कोहल शरीर में पहुंचकर क्या प्रभाव दिखाता है? यानी कोई शराब जब पीता है तो क्या प्रभाव होता है उसके शरीर पर? तो याद रखें, जब कोई भी इंसान शराब पीता है तो उसकी बॉडी पर यह इफेक्ट होता है कि उसके शरीर की जो सेंसिबिलिटी या संवेदनशीलता है वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है? संवेदनशीलता कम हो जाती है जब कोई इंसान अल्कोहल पीता है। यानी ऑप्शन नंबर हो गया 2 इसका सही आंसर। अगला सवाल है, रेफ्रिजरेटर प्रशीतक में होता है, यानी जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? ये है आपका होमवर्क। ये आप होमवर्क में बताएंगे कि जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। समझ गए सवाल को? हाँ, तो मुझे लगता है समझ गए होंगे कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी जाती है। आर्गन, नाइट्रोजन, फ्रियान या कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए? तो इतना बताना है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज, यानी जो किसान फसल के लिए अगर कर्जा लेता है और ब्याज बैंक को देता है तो उस ब्याज को किस नाम से जाना जाता है, ये बताएं। तो याद रखें, उस ब्याज को उपादान अदायगी कहते हैं। यानी सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो ये आज का रहा जिसमें आपके 50 सवाल मैंने करवाए। उम्मीद है आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी और काफ़ी सुधार आगे आने वाले समय में बहुत सारे होंगे, क्योंकि अभी चैनल नया है तो रीच भी इसकी बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप लोग इसको लाइक करते रहेंगे, शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो इसकी रीच बढ़ जाएगी, जिससे काफ़ी फ़ायदा होगा चैनल को आगे बढ़ाने में। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। ख्याल रखें अपना, खुश रहें। धन्यवाद। जय हिंद।